गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं भाई। पिछली दो वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं और इससे संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पतियां। तो जितने भी प्रकार की भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां यानी कि मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और एक मोटा मोटा चार्ट मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया है जिसकी सहायता से आप आसानी से याद रख सकते हैं भाई। लेकिन पूरा अगर आप सर्च करेंगे भाई या फिर उसमें देखेंगे आप एटलस में तो थोड़ी बहुत भिन्नता आपको लगेगी। फिर मैं आपको समझाता चलूंगा कि कहां पर किस प्रकार के कौन से बने। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है भाई। तो अगर वीडियो आपको लास्ट में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं। देखते हैं, देखो प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित हम क्या क्या पढ़ सकते हैं भाई। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां या प्राकृतिक वनस्पति। तो देखो पिछली दो वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित पढ़ा चुका हूं भाई। जो भी कारण हैं या आप ये कह सकते हैं बेसिक या फिर आप ये कह सकते हैं जो चीजें वास्तविक थी जानने वाली हमने वो पढ़ ली हैं और अब बस केवल फैक्ट वाली चीजें हमारी रह गई हैं। तो आप हेडिंग लिखें भारत में वन। भारत में वन मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं या भारत के वनों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। आप ये मानकर चल सकते हैं भाई। और देखेंगे, देखो सबसे पहले वन जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इन्हीं को सदाबहार वन भी कहते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, तो ये याद रखने हैं। या फिर इन्हीं को हम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन के नाम से भी जानते हैं। तो 2 प्रकार के हो गए भाई। तीसरे प्रकार के हैं कटीले वन एवं झाड़ियां। तो मुख्य रूप से तीसरे प्रकार के ये वन पाए जाते हैं भाई। और चौथे देखेंगे पर्वतीय वन पाए जाते हैं भाई। सही है। और 5वें मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन है। कौन से हैं? मैंग्रोव वन या फिर इन्हीं को ज्वारीय वन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इन्हें? ज्वारीय वन के नाम से भी जानते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं इस चार्ट में या फिर इस एटलस में मैंने क्या क्या लिखा है भाई। ये जो आपके सदाबहार या वर्षा वन है ये वाले दिखाएं। देखो इस प्रकार की जो लाइन है बिल्कुल सीधी जो खींची है मैंने, ये सदाबहार वन के लिए है। देखो ये सदाबहार वन है, यहाँ पर सदाबहार वन दिखाए हैं पूर्वी तट पर। और यहाँ पर ये पूर्वी तट है आपका, यहाँ पर सदाबहार वन है। ये शिलोंग का पठार और आसपास के लगभग सभी राज्यों में इसी प्रकार के वन हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं भी है भाई, यहाँ पर पतझड़ वन पाए भी जाते हैं लेकिन जगह जगह छोटी छोटी चीजें नहीं दिखाई जा सकती। इसीलिए पूरा एरिया मैंने कवर कर दिया है। और आपसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाना कि सिक्किम के कौन से क्षेत्र में वर्षा वन पाए जाते हैं और कौन से क्षेत्र में आपके पतझड़ वन पाए जाते हैं, इतना डीप नहीं जाना भाई। सही है। तो मोटे तौर पर मैंने आपको एटलस बनाकर दिखाया है भैया जिसकी सहायता से आप चीजों को कवर कर सकें। तो आप ध्यान रखें इस बात का। इसके बाद देखो मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन, ये जो हैं मैंने डॉट से दिखाए हैं भाई। किससे दिखाए हैं? इसमें डॉट से। तो डॉटेड जितना भी एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे कौन से वन हैं भाई? पतझड़ वन हैं। इसके बाद देखेंगे कटीले वन एवं झाड़ियों को क्रॉस से दिखाया है मैंने। किससे दिखाया है भाई? क्रॉस से। तो ये और ये क्षेत्र किसका है भाई? कटीले वन एवं झाड़ियों का क्षेत्र है। इसके बाद जो पर्वतीय वन हैं उन्हें बिल्कुल परपेंडिकुलर इस प्रकार की लाइनों से दिखाया है। और भारत में जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनमें इसी प्रकार के वन हैं। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर आपका उत्तराखंड की बात करें या सिक्किम की बात करें या फिर
अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन। और मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन मैंने नहीं लिखे हैं भाई। क्यों? क्योंकि ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से जैसे गुजरात का पूरा क्षेत्र मैंने लिख दिया है, लेकिन पूरे क्षेत्र में कटीले वन एवं झाड़ियां नहीं पाई जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर जहां पर ज्वार भाटा आते हैं वहां पर मैंग्रोव या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में और जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, जैसे महानदी का डेल्टा हो गया, गोदावरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, तो इन सभी डेल्टाई क्षेत्रों में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, इन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो इन्हें दिखाने की आवश्यकता नहीं है भाई कितने कहां पर किस प्रकार से हैं। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में वन रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं भाई। तो वन रिपोर्ट में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मोटा मोटा दिखाने की कोशिश की है मैंने। और देखो मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पर कटीले वन एवं झाड़ियां दिखा दी हैं, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है मुख्य रूप से पहाड़ी वर्षा वन वाला क्षेत्र है। ये कैसा है भाई? वर्षा वन वाला क्षेत्र है। और कहीं कहीं पर ये पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहाड़ियां बताई थी भाई, गिर की, गिरनार की और बारदा की, मांडव की पहाड़ियां, जो मुख्य रूप से अरब सागर शाखा को रोककर यहाँ पर क्या करती हैं भाई? वर्षा करती हैं। तो आपको अब ये एटलस समझ में आ रहा होगा। ये पर्वतीय वन है, ये कटीले वन एवं झाड़ियां हैं, ये पतझड़ वन है, ये वर्षा वन है, ये भी कटीले वन है भाई, ये भी वर्षा वन है, ये भी वर्षा वन है, ये पर्वतीय वन है, ये वर्षा वन दिखाए हैं मैंने। तो अब आप समझ गए भाई। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख चीजें हमें पढ़नी है भाई, तो उन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार। सबसे पहले तो आप ये शब्द समझने की कोशिश करें कि मैंने यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शब्द क्यों लिखा है। सही है भाई? ये क्यों लिखा है तो आप ध्यान रखें, क्योंकि पूरे भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां होंगी उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या बताया था मैंने? गर्म क्षेत्र। तो यहाँ के जितने भी वन हैं वो इस प्रकार के हैं जो गर्म क्षेत्र में पनपते हैं। किस क्षेत्र में पनपते हैं? गर्म क्षेत्र में। इसीलिए इनके आगे क्या लिखा है मैंने? उष्ण कटिबंधीय। यानी कि जितने भी पौधे आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे पौधे कैसे देखने को मिलेंगे? गर्म जलवायु वाले। इसीलिए सदाबहार वन में भी मैंने उष्ण कटिबंधीय लिखा है, मानसूनी वन में भी। जबकि जो कटीले वन हैं, क्योंकि वहां पर वर्षा कम पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, तो वैसे ही उष्ण कटिबंधीय हो गए, तो इसलिए उन्हें नहीं लिखा है। और पर्वतीय वनों पर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे भाई? शीतोष्ण जलवायु में। कहाँ पाए जाएंगे? शीतोष्ण जलवायु में। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। तो देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उष्ण कटिबंधीय वन। और देखो इनकी डिटेल अब मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि पहले जो दोनों वीडियो हमने पढ़े हैं, अगर आपने इससे पिछले दोनों वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पहले उन्हें पढ़ें भाई, उसके बाद इस वीडियो को पढ़ें तो ज्यादा आसानी होगी आपको समझने में। तो देखो पढ़ते हैं हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन क्यों कहते हैं, हम पहले से ही जानते हैं भाई। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी अधिक वर्षा होती है। पहली बात तो ये कहां पाए जाते हैं भाई? तो जहां 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक वर्षा होगी वहां ये पाए जाएंगे भी। दूसरा, इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। इन क्षेत्रों में क्या होगी? गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो ये वहां पर पाए जाएंगे। इन वनों की विशेषता क्या होती है? देखो अगर इनकी विशेषता की हम बात करें तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहले कि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। इसमें पेड़ कैसे होते हैं भाई? ऊंचे होते हैं। और कैसे होते हैं? बहुत ही घने होते हैं। और तीसरा, इनमें लताएं पाई जाती हैं। क्लियर है? पेड़ ऊंचे होते हैं, घने होते हैं, लताएं पाई जाती हैं। और इन क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणें हैं वो जमीन तक नहीं जा पाती हैं, इतने ज्यादा घने होते हैं। और इनकी जो लकड़ियां हैं वो थोड़ी सी कठोर होती हैं। इनकी लकड़ियां कैसी होती हैं? कठोर। और कठोर होने के कारण और दुर्गम स्थानों पर होने के कारण, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे भाई
कि जहां पर बहुत घने जंगल होंगे, क्या वहां पर आसानी से लकड़ी काट कर लाई जा सकती है? नहीं लाई जा सकती। बहुत सारे जीव जंतु होने के, जो कीड़े मकोड़े हैं वो होने की संभावनाएं होती हैं, तो आसानी से कोई यहाँ पर वृक्ष काटने नहीं जाता। और इसलिए भी क्योंकि ये कठोर हैं, तो इसलिए फर्नीचर या फिर इमारती प्रयोग में इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इन वनों की बात करें तो ये जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से अनुकूल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन बहुत ज्यादा घने होने के कारण सरीसृपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़ों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से जैव विविधता के लिए अनुकूल होता है। और जो आपकी नीलगिरी का पर्वत है, नीलगिरी पर्वत का जो भाग केरल वाले क्षेत्र में है उसे साइलेंट वैली कहते हैं। और आपको पता है भाई, मैंने बताया था कि साइलेंट वैली भारत में बहुत अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और यहाँ पर ये वर्षा वन ही पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं वे? वर्षा वन ही पाए जाते हैं। तो ये दो तीन बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये भी बात याद रखना कि इन वृक्षों की पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती हैं और चौड़ी होने के कारण बाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है और आसपास के वायुमंडल में नमी बहुत ज्यादा बनी रहती है। क्लियर है? अब कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वे। मुख्य रूप से यहाँ पर आबनूस, एबोनी, महोगनी और सिनकोना और भी बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे ताड़ का पाया जाता है वे, नारियल का पाया जाता है, जैसे रबड़ का वृक्ष पाया जाता है। तो बहुत सारे वृक्ष हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे सिनकोना के बारे में तो आप जानते होंगे भाई, इसकी जो छाल है, सही है, उससे मलेरिया के लिए दवाई बनाई जाती है। किसके लिए? मलेरिया के लिए। कुनेन नाम आपने जरूर सुना होगा भाई। कुनेन की जो दवा है वो मलेरिया के काम आती है। मच्छर के काटने से जो मलेरिया होता है उसके लिए प्रयोग में आती है। तो ये किससे बनाई जाती है? सिनकोना से। लेकिन वर्तमान में हम एंटीसेप्टिक उसका यूज करते हैं भाई, अंग्रेजी दवाई का। तो अब इसका ज्यादा चलन नहीं है, पहले ज्यादातर इसी का चलन हुआ करता था। और देखो नारियल दक्षिणी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था भाई, मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो इन क्षेत्रों में रबड़ का पौधा भी बिल्कुल ऐसा ही है, रबड़ का पौधा भी बिल्कुल ऐसा ही है। और केरल में जो वर्षा वन पाए जाते हैं वहां पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आप याद भी रखना भाई, केरल में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक, केरल में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सॉरी, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल राज्य है। क्लियर है भाई? तो ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखो ये पाए कहाँ जाते हैं, पाए कहाँ कहाँ, तो मैं नाम लिख देता हूं या बता देता हूं। तो आप लिखें भारत में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। सबसे पहले आप देखें, पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे पाए जाते हैं, पूर्वी घाट पर्वत के सहारे पाए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था ये थोड़े कम सघन हैं, लेकिन ये ज्यादा सघन है। सही है? और उत्तरी सरकार तट पर पाए जाते हैं, उत्तरी सरकार तट पर पाए जाते हैं। शिलोंग का पठार और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं वे। और शिवालिक के दक्षिण में जो तराई क्षेत्र है, शिवालिक के दक्षिण में जो तराई क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगी हुई जो पट्टी है ये, वहां पर पाए जाते हैं। और ये जो आपका लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह यहां पर पाए जाते हैं। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो याद रखना, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर, शिलोंग के पठार में, और मुख्य रूप से कहां पर? उत्तर भारत में शिवालिक के दक्षिण में, कहां? जो आपकी तराई क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। क्लियर है भाई अब तो? और बांस भी इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे तो बांस को घास की श्रेणी में रखा जाता है, वृक्षों की श्रेणी में
नहीं रखा जाता भाई। क्लियर है। अगला देखते हैं, देखो दूसरे कौन से पढ़ रहे थे हम, पतझड़ वन। कौन से पढ़ रहे थे भाई, पतझड़, या फिर हम कह सकते हैं भाई पतझड़ वन या फिर उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो ये नाम क्यों रखे गए हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पिछली वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वर्ष में एक बार पत्ते जरूर गिराते हैं, सर्दी खत्म होने के बाद जैसे ही गर्मियां आती हैं, मार्च फरवरी मार्च के माह में ये पत्ते गिराना शुरू कर देते हैं, और जून जुलाई में जब मानसून आ जाता है तब ये पत्ते अपने दोबारा नए ग्रहण कर लेते हैं। सही है, वो कारण भी बताया है मैंने आपको। तो देखो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं भाई ये होते कहां पर है, तो जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के मध्य जहां पर होती है, जिन क्षेत्रों में 200 से लेकर 100 से लेकर 150 200 सेंटीमीटर के मध्य जहां वर्षा होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो और जहां पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो। इन्हें शुष्क मानसूनी वन कहा जाता है और इन्हें नमी युक्त या फिर नमी युक्त आपके मानसूनी वन कहा जाता है। तो इतना ज्यादा आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे, तो इतना ही याद रखना भाई। तो कहां पाए जाएंगे, इन क्षेत्रों में। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सही है, तो विशेषताएं याद रखना, इनके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं, इनके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं वर्षा वनों से। पेड़ की ऊंचाई भी थोड़ी छोटी होती है वर्षा वनों से, लेकिन प्रमुख गुण है कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं, वर्ष में अपनी एक बार पत्तियां गिराते हैं। इनकी लकड़ी थोड़ी सी मुलायम होती है, लकड़ी थोड़ी सी मुलायम होती है वे, और मुलायम होने के कारण फर्नीचर आदि में इसका उपयोग होता है। और कभी आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक रूप से जैव विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से वन थे भाई, सदाबहार वन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन से वन होते हैं, तो पतझड़ या मानसूनी, क्योंकि इनकी लकड़ी मुलायम होती है, इसीलिए इमारती प्रयोग में या फर्नीचर आदि बनाने में इन लकड़ियों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है भाई। सही है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कौन कौन से वृक्ष हैं। जैसे आम हो गया, आम का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, शीशम, साल का वृक्ष, सागौन का वृक्ष, साखू का वृक्ष, साखू का वृक्ष। सही है, और भी लिख सकते हैं जैसे यूकेलिप्टिस का वृक्ष। सही है, और सहतूत का वृक्ष, सहतूत मतलब उत्तर भारत में जितने भी प्रकार के आप वृक्ष देखते हैं वो सारे वृक्ष इनके अंतर्गत आते हैं। जितने भी उत्तर भारत में आप वृक्ष देखते हैं वो सारे के सारे वृक्ष किसके अंतर्गत आते हैं, इसी प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखना, देखो ये जो साल की लकड़ी है बहुत ही ज्यादा महंगी होती है भाई, और ये कहा जाता है समय के साथ साथ ये और ज्यादा उपयोगी और कठोर होती जाती है। और सागौन की लकड़ी को तो पकी हुई लकड़ी कहा जाता है, पकी हुई लकड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, तो आप याद रखेंगे, देखो सामान्यतः जो लकड़ियां होती हैं उनमें दीमक लग जाती है, लेकिन सागौन की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है, ये इसीलिए इसे पकी हुई लकड़ी भी कहा जाता है। और देखो उत्तर भारत में हम नीम के पेड़ देखते हैं, बकान के पेड़ देखते हैं, तो जितने भी देखते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है भाई, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो एक लकड़ी और भूल गया मैं, चंदन, जो चंदन के वृक्ष होते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी आपसे पूछा जाए, देखो ये तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, इसीलिए हिंदू धर्म में धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है इसे। मुख्य रूप से ये नीलगिरी वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। कहां पर, नीलगिरी। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी भी कि चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। उसके बाद ये कर्नाटक में भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं आपको, उसके बाद एमपी में भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो याद रखना, चंदन की लकड़ी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती है,
और साथ ही साथ महंगी भी होती है और धार्मिक रूप से इसे जोड़कर देखा जाता है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। तो इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं आप। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं तो बहुत ध्यान से देखें। देखो, तराई क्षेत्रों के दक्षिण से, तराई क्षेत्रों के दक्षिण से प्रारंभ करें आप और जाएं तमिलनाडु तक। कहां तक? तमिलनाडु तक। तो उत्तर में तराई क्षेत्रों के दक्षिण से स्टार्ट करके भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, हम वो चीज देख रहे हैं। तो उत्तर में तराई क्षेत्रों के दक्षिण से और तमिलनाडु तक, सही है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड सभी राज्यों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और बीच में ये छोड़ देना भाई, ये वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो आप वृष्टि छाया प्रदेश वाला क्षेत्र छोड़कर पूरे मध्य भारत में, पूरे के पूरे मध्य भारत में कौन से वन पाए जाते हैं भाई? मानसूनी या फिर आपके पतझड़ वन पाए जाते हैं। और याद रखना, पूरे भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वनों का विस्तार है? तो इन्हीं वनों का विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो क्लियर है भाई, कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, कहां कहां ये मिलते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, सही है। एक और देखना है हमें। देखो, पर्वतीय वनों के बारे में हम ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं भाई। देखो अगले देखते हैं, कटीले वन एवं झाड़ियां, कटीले वन एवं झाड़ियां। तो देखेंगे, देखो कटीले वन एवं झाड़ियां कहां कहां मिलती हैं भाई, सही है। सबसे पहले तो इनकी विशेषता देखें भाई। ये मुख्य रूप से जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां पर 70 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में हमें ये वृक्ष मिलते हैं। इनमें कांटे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, वर्षा की कम उपलब्धता होने के कारण इन्होंने अपने पत्तों को भी क्या कर लिया भाई? छोटा कर लिया और कांटों में बदल लिया। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि इनसे बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है और कम पानी में भी अपने अस्तित्व को ये बनाए रखती हैं। तो ये सारे कारण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो याद रखना, भारत में अगर बात करें कहां पर पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। कहां पर? पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत में भी मुख्य रूप से कहां? राजस्थान। और याद रखना, राजस्थान से लगे हुए जितने भी राज्य हैं, चाहे आपका पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात, चार के चारों या पांचों राज्यों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का दक्षिणी भाग इससे लगा होगा, तो पंजाब के दक्षिणी भाग में, हरियाणा के दक्षिणी भाग में, यूपी के दक्षिण पश्चिमी भाग में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, गुजरात के उत्तरी भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ मध्य भारत में एक चंद्राकार पेटी जो है, ये एक चंद्राकार पेटी जो मुख्य रूप से किसकी है भाई? वृष्टि छाया प्रदेश की। किसकी? वृष्टि छाया प्रदेश की। और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, पीछे हमने मानसून में पढ़ा है, जहां पर वर्षा की मात्रा मानसून द्वारा बहुत कम होती है। क्लियर है भाई? तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रारंभ होती है भाई और कन्नूर तक जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं आंध्र प्रदेश तक। ये एक अर्धचंद्राकार पट्टी है जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं भाई? कटीले वन एवं झाड़ियां। और मुख्य रूप से ये किसी प्रकार के उपयोगी नहीं होते हैं, इसीलिए पढ़ना भी बेकार है। जैसे आप लिख सकते हैं, देखो जैसे बबूर, बबूर का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है। जैसे बेर, बेर का वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है, जनरली जिनमें कांटे होते हैं। और जैसे आपका खजूर, खजूर के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट कैक्टस, यानी कि कैक्टस या नागफनी कह सकते हैं, नागफनी, सही है। एक खेजरा नाम का वृक्ष और होता है भाई, खेजरा यहाँ पर पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं वृक्षों की जिनमें कांटे होते हैं
और जो अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सकती हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी, तो वहां पर ये पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से मैंने आपको समझा दिया भाई कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसके बाद देखो पर्वतीय वन, पर्वतीय वनों को हम नहीं पढ़ रहे इसमें, क्योंकि पीछे मैं पूरी डिटेल आपको बता चुका हूं भाई किस प्रकार से ढालों का अनुसरण करते हैं, वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं। उसके बाद मैंग्रोव वनस्पतियों को, जब मैंने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पढ़ाया था आपको सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा में मैंने आपको पूरा बताया था मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में, किस प्रकार के वन होते हैं और ज्वार भाटा आने के कारण इनकी जो लकड़ियां हैं उनमें खारापन आ जाता है, छाल नमकीन लगती है इनकी, और इन वनों को इसीलिए ज्वारीय वन कहते हैं। ये मुख्य रूप से सुंदरबन के डेल्टा वाले क्षेत्र में, महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गुजरात के तट पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। कौन से? मैंग्रोव या ज्वारीय वन। क्लियर है भाई? तो आपने देखो वनों के बारे में मैक्सिमम यही पूछा जाता है। अगली वीडियो में जो कुछ फैक्ट है वो बताऊंगा मैं आपको, और जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं भाई, आप अपना सुझाव भी दिया करें। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ सुधार किया जा सकता है तो करेंगे भाई। और देखो मैं विचार कर रहा हूं जो मार्कर है अलग अलग कलर के, जैसे ये फिगर बनानी थी तो अगर अलग अलग कलर के इसमें मार्कर यूज होते तो और ज्यादा अच्छा लगता भाई। तो लॉकडाउन जरा खुल जाए तो उसके बाद में देखेंगे, माइक का भी हम देखेंगे और जो भी हो सकेगा वो सारी चीजें करेंगे भाई। सही है? फिर भी आप अपना सुझाव जरूर दें, और वीडियो अगर कैसी लगी आपको जरूर बताएं भाई। देखने के लिए धन्यवाद।